सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 गणित विषय की क्लासेस आपके नवीनतम बुक सत्र 2025-26 के अनुसार शुरू कर रहे हैं। आप में से कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर, कक्षा 6 की जो नई पुस्तक 2025-26 के लिए आई है जिसका नाम है गणित प्रकाश, उसकी शुरुआत कीजिए। तो हमने विज्ञान विषय की शुरुआत कर दी है, आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास भी शुरू कर दी है और आपकी हिंदी विषय की क्लासेस हमारे चैनल पर पहले से चल रही है। आज से हम आपकी गणित विषय की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। गणित विषय के प्रथम अध्याय का नाम है गणित में पैटर्न, यानी संख्याओं का अलग अलग जो पैटर्न होते हैं उनको हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। तो आज की इस क्लास में हम आपके पेज संख्या 2 और पेज संख्या 3 पर दिए गए प्रश्नों के हल को आज की इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त लोगों को शेयर करें और उन सभी तक जानकारी पहुंच जाए कि हमारे चैनल पर गणित की क्लासेस शुरू हो चुकी है, ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें और क्लास के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पेज संख्या 2 पर दिए गए प्रश्नों की, है ना। यहां पर जो पहला प्रश्न है, आइए पता लगाए, यह आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 2 पर दिया गया है। प्रश्न है, क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? यानी आपके दैनिक जीवन के अंदर ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जहां पर गणित आपकी सहायता करती है। यानी हमारे दैनिक जीवन के अंदर गणित के क्या उपयोग है, गणित का क्या महत्व है, इसको हमें यहां पर बताना है। तो देखें, हम इसका उत्तर लिख लेते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो गणित विषय है वो कहां कहां पर जरूरी है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे उत्तर। सबसे पहला हम लिखेंगे उदाहरण, वो लिखेंगे खरीदारी में। कहां पर? खरीदारी के अंदर, खरीदारी में। यानी गणित का जो पहला उपयोग है हमारे लिए वो है हमारी खरीदारी के अंदर। क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं। तो देखो, जब हम दुकान पर जब हम दुकान पर सामान खरीदते हैं, जब हम दुकान पर सामान खरीदते हैं तो जब हम दुकान पर सामान खरीदते हैं तो हमें गणना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तब हमें गणना करनी पड़ती है कि हमें कितने पैसे देने हैं अथवा कितने पैसे वापस लेने हैं। तब हमें क्या करना पड़ती है? तब हमें गणना करनी पड़ती है कि कितने पैसे या कितने रुपए, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे वापस लेने हैं, और कितने पैसे वापस लेने हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें गणित की जरूरत पड़ती है। गणित के जरिए ही हम ये गणना कर पाते हैं कि हमें दुकानदार को सामान के कितने पैसे देने हैं और वापस उससे कितने पैसे लेने हैं, यदि हमने ज्यादा दिए हैं तो, है ना। आगे बात करें, दूसरा जो उदाहरण है जहां पर हमें गणित की जरूरत पड़ती है वो है समय प्रबंधन में। कहां पर? समय प्रबंधन में, यानी टाइम मैनेजमेंट के अंदर। समय प्रबंधन में कहां पर जरूरत पड़ती है? हमें समय प्रबंधन के अंदर भी आपके गणित विषय की क्या पड़ती है? गणित विषय की जरूरत पड़ती है ना। तो देखो यहां पर कि गणित विषय की समय प्रबंधन के अंदर जरूरत कैसे पड़ती है ना। तो आपने देखा होगा कि घड़ी के अंदर हम क्या करते हैं? समय को देखते हैं। तो घड़ी पढ़ने और समय का हिसाब रखने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? आपके गणित का उपयोग किया जाता है अथवा गणित की जरूरत वहां पर भी पड़ती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि घड़ी पढ़ने
और समय का हिसाब रखने के लिए, घड़ी पढ़ने और समय का हिसाब रखने के लिए, समय का हिसाब रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें गणित की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें गणित की क्या पड़ती है? हमें गणित की जरूरत पड़ती है। कब? घड़ी को पढ़ने के लिए और समय का हिसाब रखने के लिए। इसके अलावा आगे मैं बात करूं, आगे है तीसरा, जैसे वो लिख सकते हैं माप और आकार। माप और आकार, ठीक है, माप और आकार में, तो माप और आकार में गणित की कैसे जरूरत पड़ती है? तो हम यहां पर लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की लंबाई, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गणित का उपयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गणित का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? आपके गणित विषय का उपयोग होता है। इसके अलावा गणित का कहां उपयोग होता है? तो इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन के अंदर खेलों में, खेलों के अंदर भी किसका उपयोग होता है? खेलों के अंदर भी आपके गणित विषय का उपयोग होता है ना? अब खेलों के अंदर कैसे होता है? तो देखो, हम लिखेंगे खेलों के अंदर आपके खेलते समय, खेलते समय, खेलते समय आपके स्कोर का ध्यान रखने, स्कोर रखने, दूरी मापने, दूरी मापने और रिकॉर्ड रखने के लिए, और रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए क्या आवश्यक है? आपके गणित विषय आवश्यक है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पहले प्रश्न में हमने जाना है कि हमारे दैनिक जीवन के अंदर गणित का क्या क्या उपयोग है ना? जैसे खरीदारी करने के अंदर, फिर समय के प्रबंधन में, माप और आकार में, और खेलों के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमारी गणित विषय की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप इन उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं, जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग करना, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, स्कूलों, घरों और अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटरों, साइकिलों, रेलगाड़ियों, कारों, वायुयानों, कैलेंडरों, घड़ियों इत्यादि को बनाना भी क्या है? शामिल है। तो हमें यहां पर बताना है कि गणित ने मानव को आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता की है, वो आपको यहां पर बताना है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन मैं इधर लिख लेता हूं। चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि गणित ने, क्या लिखेंगे? गणित ने मानव, गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए, गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और प्रेरित करने में, प्रेरित करने में कई महत्वपूर्ण तरीकों से सहायता की है। कई महत्वपूर्ण तरीकों से सहायता
की है ना, जिनमें से कुछ निम्न है, जिनमें से कुछ निम्न है। अब वो कौन कौन से हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जिनमें गणित का बहुत ज्यादा अधिक योगदान है, उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखें, जैसे पहला उदाहरण में लिख रहा हूं, वो है समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास। समस्या सुलझाने की समस्या सुलझाने की क्षमता का विकास, है ना। गणित ने ही मानव के अंदर समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता है उसको विकसित करने का काम किया है। दूसरा उदाहरण है विज्ञान और तकनीक का विकास। विज्ञान और तकनीक का विकास, विज्ञान और तकनीक का विकास, इसमें भी गणित ने अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। इसके अलावा आविष्कार और नवाचार, आविष्कार और नवाचार, ठीक। चौथा है उदाहरण, वो है वित्तीय प्रबंधन, यानी कि पैसों का हिसाब किताब रखने का जो ज्ञान मिला है हमें, वो गणित से ही मिला है। इसके अलावा और लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं शिक्षा और बौद्धिक विकास। शिक्षा और बौद्धिक विकास, इन सभी चीजों के अंदर गणित ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पेज नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। आगे बढ़े हम पेज नंबर 3 की तरफ, है ना। पेज नंबर 3 पे एक सारणी दी गई है, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण, है ना। ये कहां पर है? आपके पेज नंबर 3 पर दिए गए प्रश्नों की अब हम बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप सारणी 1 में दिए गए अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? आपके सामने जो ये सारणी दी गई है, आपको पता लगाना है कि यहां पर प्रत्येक अनुक्रम के अंदर कौन सा पैटर्न काम में लिया गया है, उस पैटर्न की आपको पहचान करनी है। जैसे पहला आप देखेंगे तो देखो सब में एक 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 है, पहले के अंदर सब के अंदर एक 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 दिख रहा है, यानी सभी क्या है? सभी एक है। तो यहां पर पहले के अंदर हम लिखेंगे कि पहले के अंदर क्या किया गया है? तो संख्या 1 की पुनरावृत्ति की गई है। क्या किया गया है? संख्या 1 की क्या की गई है? संख्या 1 की पुनरावृत्ति, यानी उसी को बार बार लिखा गया है। तो 1 के अंदर क्या पैटर्न हो जाएगा? संख्या 1 की पुनरावृत्ति, यानी 1 को बार बार लिखा गया है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6, यानी गणन संख्या है, यानी गिनती है, ठीक है। 1 से प्रारंभ होने वाली क्या है? गणन संख्या है। तो बी के अंदर हम लिखेंगे कि बी के अंदर क्या है? 1 से शुरू होने वाली गणन संख्या यानी गिनती है। 1 से शुरू होने वाली गिनती या गणन संख्या है। 1 से शुरू होने वाली क्या है? आपकी गणन संख्या है, ठीक। 1 से शुरू होने वाली गणन संख्या, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे गिनती। क्या लिख देंगे? गिनती। अब वो गिनती कैसे है देखो, तो गिनती सबसे पहले क्या किया है? 1, 1 के बाद 1 प्लस 1 यानी कि 2, फिर 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 प्लस 1 यानी कि 4, ऐसे ही ये आगे बढ़ रहा है, ठीक। क्या किया गया है? 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ऐसे एक एक करके आगे संख्या बढ़ रही है। फिर बात करें हम पैटर्न सी की। सी के अंदर देखो 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है? ये आपकी विषम संख्या है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सी के अंदर जो पैटर्न लिखेंगे वो लिखेंगे 1 से प्रारंभ विषम संख्याएं। क्या लिखेंगे? 1 से प्रारंभ विषम संख्याएं। अब विषम संख्या क्या होती है? तो जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो संख्या कौन सी होती है? वो संख्याएं आपकी विषम संख्या होती है। जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। तो पहली विषम संख्या 1 है। 1 के अंदर हमने 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 3, 3 के अंदर हमने 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 5, 5 में हमने 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 7। इसी तरह ये आगे बढ़ रहा है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। डी के अंदर देखो क्या किया गया है, चौथे के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी के अंदर हम लिख देंगे 2 से प्रारंभ सम संख्याएं, 2 से प्रारंभ सम संख्याएं, 2 से प्रारंभ सम संख्याएं। अब देखो आपको हो गए कि सर सम संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 2 के अंदर 2 को जोड़ा तो 4, 4 के अंदर 2 को जोड़ा तो 6, और इसी तरह ये आगे बढ़ती रहेगी, है ना। तो 2 से प्रारंभ जो आपकी सम संख्या है, 2 से प्रारंभ सम संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, ये सब आपकी कौन सी संख्या है, ये सब आपकी सम संख्या है। कौन सी संख्या है, आपकी सम संख्या है। आगे देखो, आगे बात करते हैं, अगला है ई। ई में देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, यानी त्रिभुजाकार संख्या है। कौन सी संख्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। तो यहां पर कौन सा पैटर्न है, वो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ई का जवाब यहां पर लिख लेता हूं ई। तो ई के अंदर कौन सा पैटर्न है, तो ई के अंदर जो पैटर्न है आपका वो है त्रिभुजाकार संख्याएं। कौन सा पैटर्न है, त्रिभुजाकार संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं। इसका मतलब क्या है कि इनको हम त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं, त्रिभुज के रूप में इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे पहला 1 बराबर 1, फिर 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 3 कितना है 6, फिर 6 प्लस 4 कितना है 10, और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, फिर बात करते हैं हम एफ की। एफ के अंदर क्या है देखो, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या है। तो आगे हम लिखेंगे इधर एफ। एफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, वर्ग संख्याएं। क्या लिखेंगे, वर्ग संख्याएं। पैटर्न क्या है, पैटर्न है वो है आपका गणन संख्याओं का वर्ग। क्या पैटर्न है, जो आपकी गणन संख्या है, गणन संख्याओं का यहां पर क्या किया गया है, गणन संख्याओं का यहां पर वर्ग किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए पहले किसका वर्ग है, 1 का वर्ग, तो 1 के वर्ग का मतलब क्या है, 1 गुणा 1। फिर किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, ठीक है, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणा 1 होगा। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणा 1 होगा। फिर है 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 गुणा 2। फिर 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 गुणा 3। इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, ये होगी एफ तक चर्चा। अब आगे बात करते हैं जी की। जी के अंदर देखो 1, 8, 27, 64, 125, 216, ये सभी चीजें हैं, है ना। तो आगे हम लिख लेते हैं कि यहां पर कौन सा पैटर्न है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं ताकि आपको मैं यहां पर समझा सकूं। जी के अंदर देखो कौन सा पैटर्न है, तो ई एफ। आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर, वो बात कर लेते हैं आपके जी की। इसकी बात कर लेते हैं जी की। जी के अंदर कौन सा पैटर्न है, तो यहां पर जी के अंदर पैटर्न है वो है घन संख्याएं। कौन सा पैटर्न है, घन संख्याएं। देखो घन संख्याओं का पैटर्न क्या है जी के अंदर, तो घन संख्याओं के अंदर जैसे 1 का घन, तो 1 गुणा 1 गुणा 1। फिर एक का घन कितना होगा 1, फिर 2 का घन, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। 3 का घन, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कितना हो जाएगा 27। और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, आगे समझ में आपको यहां तक। आगे देखो, आगे किसकी बात करते हैं, एच की। किसकी बात करते हैं, एच की। यहां पर देखो क्या है, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 विरहांक संख्या है। कौन सी संख्या है, विरहांक संख्या है। अब देखो विरहांक संख्या क्या होती है, इसके पैटर्न को हम जानते हैं। एक बार यहां पर मैं इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं
ताकि मैं आपको चीजों को यहाँ पर अच्छे से समझा सकूं, है ना। अब देखो हमने जी तक चर्चा कर ली है। अब एक बार मैं चाहता हूं कि इनको मैं क्या करूं, एक बार इनको मैं सबको हटा दूं, क्योंकि जी तक हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो ये आप यहां तक लिख लेना। आगे देखो, आगे हमने जी तक डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एच की। कहां से, आपके यहां से 1 2 3 5 8 13 21, ये कौन सी संख्या है, विरहांक संख्या है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एच। एच के अंदर कौन सा पैटर्न है, विरहांक संख्या है। अब विरहांक संख्याओं का मतलब क्या होता है, तो विरहांक संख्याओं का जो मतलब है, विरहांक संख्याओं का मतलब है पिछली दो संख्याओं का योग। विरहांक संख्याओं का मतलब क्या है, पिछली दो संख्याओं का योग। क्या है, पिछली दो संख्याओं का योग। पिछली दो संख्याओं का योग वो क्या होगा, विरहांक संख्या है। कैसे, देखो जैसे सबसे पहले दिया हुआ है 1, है ना। 1 के बाद क्या दिया हुआ है, 2। 2 मतलब 1 के बाद क्या दिया हुआ है, 1 के बाद 2, और 2 के बाद देखो 1 के बाद क्या दिया हुआ है, 1 के बाद दिया हुआ है आपका 2। 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या है, 3। 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है आपके 1 प्लस 2। 3 का मतलब क्या है, 1 प्लस 2। फिर संख्या कौन सी है आपकी, 5। 5 का मतलब क्या है, 2 प्लस 3। फिर संख्या कितनी है, 8, यानी कि 5 प्लस 3। फिर संख्या कितनी है, 13, यानी 5 प्लस 8। तो ऐसे ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एच के बाद आई क्या है, 1 2 4 8 16 32 64, यानी 2 की घाते। तो यहां पर आगे आई के अंदर हम पैटर्न लिखेंगे, वो क्या है, 2 की घाते। कौन सा पैटर्न है, 2 की घाते। जैसे 2 की घात 0 यानी कि 1, 2 की घात 1 यानी कि 2, 2 की घात 2 यानी कि 4, 2 की घात 3 यानी कि 8, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जे की। जे के अंदर देखो 1 3 9 27 81 243 729, ये क्या है आपकी 3 की घाते हैं। तो यहां पर हम आगे लिख लेंगे, अगला पैटर्न है जे का, वो क्या है, 3 की घाते। कौन सा पैटर्न है, 3 की घाते। देखो 3 की घात 1 मतलब 1, सॉरी 3 की घात 0, 3 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 1 मतलब 3, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 की घात 3 मतलब 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 4 यानी कि 81, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह हमने पहले प्रश्न के अंदर जो आपकी सारणी दी गई थी, उस सारणी के अंदर जो पैटर्न पूछा गया था, उस पैटर्न के बारे में हमने जाना है कि इस सारणी के अंदर प्रत्येक उदाहरण में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया है। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखो दूसरा प्रश्न, सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर दोबारा लिखना है। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों के अंदर लिखना भी है ना। हमें क्या करना है, जो ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न के अंदर अगले 3 उदाहरण क्या करने हैं, शामिल करने हैं। क्या करना है, इस पैटर्न के अगले 3 उदाहरण हमें क्या करने हैं, अगले 3 उदाहरण हमें यहां पर शामिल करने हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले पहला पैटर्न, इसके अंदर क्या हो रहा है, सभी संख्या कैसी है, सभी संख्या 1 है, यानी बार बार 1 की क्या हो रही है, बार बार 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम पहले का उत्तर लिखेंगे यहां पर कि ए क्या है, ए के अंदर 1 1 1 1, और अगली जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, अगली जो आपकी संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 1 1 और 1 होगी। देखो यहां पर 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 बार आप लिख दो। उसके बाद वापिस क्या आएगा, 1, उसके बाद वापिस 1, और उसके बाद वापिस 1, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, बार बार 1 की ही क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो यहां पर हम लिख देंगे
आपका नियम क्या लिखेंगे, नियम लिखेंगे कि 1 की पुनरावृत्ति या 1 की 3 बार आवृत्ति। हमने यहां पर क्या किया है, 1 को 3 बार लिखा है, तो 1 की 3 बार आवृत्ति। ठीक, आगे बढ़े हम बी की तरफ। बी के अंदर देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है आपकी गणन संख्या है। तो बी के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 10, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। अब बात करें नियम की, तो नियम यहां पर हम क्या लिखेंगे, नियम लिखेंगे अगली 3 गणन संख्याएं। हमने क्या लिखी है, अगली 3 गणन संख्याएं, ये हमने यहां पर लिखी है। अगली 3 गणन संख्याएं, ये चीजें हमने यहां पर लिखी है। ठीक, आगे बात करें सी की। सी के अंदर देखो 1 3 5 7 9 11 13, और ये क्या है आपकी विषम संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अगला जो हमारा नियम है वो पहले तो संख्या लिख लेते हैं। वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या है आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। 13 के बाद क्या आएगी अगली संख्या विषम 15, फिर 17, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। अब बात करें हम नियम की, इसकी बात करें, हम बात करते हैं नियम की। तो यहां पर नियम क्या होगा, हम लिखेंगे अगली 3 विषम संख्याएं। अगली 3 विषम संख्याएं ने क्या लिखा है यहां पर, अगली 3 विषम संख्या यहां पर हमने लिखी है। फिर बात आती है डी की, किसकी बात आती है, डी की बात आती है। तो डी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं डी को। तो डी के अंदर देखो क्या हो रहा है, 2 4 6 8 10 12 14, इसका मतलब ये क्या है सम संख्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 4 6 8 10 12 14, अगली संख्या क्या होगी 16, फिर 18, फिर 20, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। बात करें हम नियम की, तो यहां पर हम लिख देंगे अगली 3 सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगली 3 सम संख्याएं, सम संख्या किसे कहेंगे, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सम संख्या कहेंगे। इसके बाद ई के बाद ई में देखो क्या है 1 3 6 10 15 21 28, त्रिभुजाकार संख्या है। कौन सी संख्या, त्रिभुजाकार संख्या है ना। तो इसको मैं आगे समझा देता हूं अगले पेज के ऊपर। देखो यहां पर आगे बात कर रहे हैं ई की, किसकी बात कर रहे हैं, ई की बात कर रहे हैं। ई के अंदर क्या है त्रिभुजाकार संख्या। तो यहां पर पहले हम पैटर्न लिख लेंगे। पैटर्न क्या है 1 3 6 10 15 21 28, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 36, अभी मैं समझाऊंगा कैसे आएगा। 36 के बाद कितना आएगा 45, 45 के बाद कितना आएगा 55, और इसी तरह ये आगे बढ़ती रहेगी। कैसे हुआ वो देखो, यहां पर नियम पहले लिख लेंगे अगली 3 त्रिभुजाकार संख्या, क्या लिखेंगे अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं, अगली 3 त्रिभुजाकार संख्याएं। अब ये संख्या बनी कैसे हैं वो जानते हैं। देखो 28 के अंदर हमने कितना जोड़ा 8 जोड़ा, क्योंकि देखो यहां पर हमने कितना जोड़ा है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो अगली बार कितना जुड़ेगा यहां पर 8, फिर कितना जुड़ेगा यहां पर 9, फिर यहां पर कितना जुड़ेगा 10। तो 28 में 8 को जोड़ा तो कितना आ गया 36। फिर हमने क्या किया 36 के अंदर 9 को जोड़ा, कितना आ गया 45। फिर हमने 45 में 10 को जोड़ा, कितना आ गया 55। ठीक, तो ये हो गया आपका पैटर्न। आगे देखो, आगे बात करते हैं एफ की, किसकी बात करते हैं हम एफ की, है ना। तो देखो एफ के अंदर क्या है 1 4 9 16 25 36 49 वर्ग संख्या है, क्या है
अगला एफ के अंदर है वर्ग संख्या है। तो एक बार हम वर्ग संख्या को लिख लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। 49 के बाद 8 का वर्ग कितना आएगा? 64। 9 का वर्ग कितना आएगा? 81। 10 का वर्ग कितना आएगा? 100। और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर लिख लेंगे आगे हम, नियम क्या है? नियम है अगली 3 वर्ग संख्याएं। हमने 8 का वर्ग लिखा, 9 का वर्ग लिखा और 10 का वर्ग लिखा। तो यहां पर नियम लिख लेंगे अगली 3 वर्ग संख्याएं। अगली 3 वर्ग संख्याएं। वो वर्ग संख्या कौन सी है? 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है, यानी 8 गुणा 8। 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग है, यानी 9 गुणा 9। और 100 किसका वर्ग है? तो 100 आपके 10 का वर्ग है, 10 गुणा 10। तो ये यहां पर पैटर्न लागू हो रहा है। ठीक, आगे देखो, एफ के बाद जी। ये क्या है? 1, 8, 27, 64, 125, 216, यानी घन संख्या है। कौन सा पैटर्न है? यहां पर पैटर्न है वो है आपका घन संख्या है। तो ये पैटर्न मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, है ना, ई एफ। अब आगे बात कर रहे हैं हम जी की। इसकी बात कर रहे हैं जी की। तो यहां पर एक बार संख्या लिख लेंगे, 1, 8, 27, 64, 125, 216। ये 6 का घन है 216। 7 का घन कितना होगा? तो 7 का आपका जो घन होगा, 7 का क्या निकालना है हमें? 7 का घन निकालना है। तो 7 का घन होगा 343। फिर 8 का घन कितना होगा? 512। 9 का घन कितना होगा? 9 का घन होगा 729। ठीक है, और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर हम नियम लिखेंगे अगली 3 घन संख्याएं। क्या लिखेंगे? अगली 3 घन संख्याएं। अगली 3 घन संख्याएं कैसे निकाला? देखो, 6 का वर्ग दे रखा है, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग सॉरी 7 का घन, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये कितना हो जाएगा? 343। 8 का घन यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, कितना हो जाएगा? 512। 9 का घन यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, कितना हो जाएगा? 729। कितना होगा? 729 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जी के बाद एच, है ना, जी हो गया, घन संख्या तक हो गया। अब आगे बात करते हैं एच की। एच के अंदर क्या है? विरहांक संख्या है। तो यह एच को मैं यहां पे लिख लेता हूं एक बार। यहां पर क्या है? एच विरहांक संख्या है। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। अगली संख्या क्या होगी? 21 के बाद कितना आएगा? 34। 34 के बाद कितना आएगा? 55। अभी मैं समझाऊंगा कैसे आएगा। 55 के बाद कितना आएगा? 89। और इसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर नियम क्या लिखेंगे? अगली 3 विरहांक संख्याएं। क्या लिखेंगे? अगली 3 विरहांक संख्याएं। अगली 3 विरहांक संख्याएं। अब विरहांक संख्याएं कैसे आई? विरहांक संख्याओं का मतलब क्या है? पिछली संख्याओं का योग, पिछली 2 संख्याओं का योग। जैसे 34 कैसे आया? तो 34 आया है जब हमने 13 और 21 को जोड़ा है। 13 और 21 को जोड़ा तो 34। 55 कैसे आया है? जब हमने 34 और 21 को जोड़ा है। 21 प्लस 34 को जोड़ेंगे तो 55। 89 कैसे आएगा? जब हम 55 और 34 को जोड़ेंगे तो 34 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ये हो गया आपका पैटर्न विरहांक संख्याओं का। आगे बात करें एच के बाद आई की, है ना। आई के अंदर देखो क्या है? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी 2 की घातें हैं। क्या है? 2 की घातें। तो एक बार लिख लेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 64 का मतलब होता है 2 की घात 6। 2 की घात 7 कितना होगा? 128। 2 की घात 8 कितना होगा? 256। 2 की घात 9 कितना होगा? 512। और इसी तरह ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। नियम क्या है? तो नियम लिखेंगे 2 की अगली 3 घात संख्याएं। 2 की अगली 3 घात
संख्याएं, 2 की अगली 3 घात संख्याएं कैसे निकाली? देखो यहां पर 128 का मतलब कितना है? 2 की घात 7। देखो 1 का मतलब है 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2। इसी तरह 64 क्या होता है? 2 की घात 6। तो 128 क्या होगा? 2 की घात 7। 256 क्या होगा? 2 की घात 8। 512 क्या होगा? 2 की घात 9। ठीक, आगे बात करें एच के बाद आई, आई के बाद जे। 1, 3, 9, 27, 81, 243 और 729 है ना। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एच के बाद आई, आई के बाद जे। जे के अंदर क्या दिया हुआ है पैटर्न? पहले 1, 3, 9, 27, 81, 243 और 729। ठीक, अगली संख्या 729 के बाद अगली संख्या आएगी 2187। कितनी आएगी? 2187। इसके बाद कितनी आएगी? 6561। इसके बाद कौन सी आएगी? 19683। और इसी तरह ये पैटर्न अब आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर नियम कौन सा लगा है वो यहां पर मैं लिख लेता हूं। तो नियम यहां पर हमने लगाया है वो है 3 की अगली 3 घात संख्या है। 3 की अगली 3 घात संख्या है ना। देखो यहां पर 1 का गुणा 3 से तो 3, 3 का गुणा 3 से तो 9, 9 का गुणा 3 से 27, 27 का गुणा 3 से 81, 81 का गुणा 3 से 243, 243 का गुणा 3 से 729। अगला हमने क्या किया है? 2187 बराबर मतलब क्या है? 729 गुणा 3 किया है। फिर आपके कितना आया है? 6561। तो 2187 गुणा 3 किया है। फिर कितना आया है? 19683। तो हमने क्या किया है? 6561 गुणा 3 किया है। इस तरह यहां पर यह पैटर्न लागू हो रहा है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय 1 जिसका नाम था पैटर्न की समझ या गणित के अंदर पैटर्न, उसके पेज नंबर 2 पर और पेज नंबर 3 पर जो पाठ के भीतर प्रश्न दिए गए थे उन सभी के हल हमने बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।